एसएसटी का पहला चैप्टर और इसका पहला क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति। हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बारे में और आप बाद में से नोट कर लेंगे और मैं पूरे से एक्सप्लेन करूंगा और आप इसे नोट करेंगे बाद में। पहले हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बारे में ऐसे भी पूछ सकता है, फ्रांस की क्रांति को समझाइए या फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका पूरा वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे और इसी आपको सेम ऐसे ही लिख के आना है, जैसे मैंने पॉइंट वाइज में लिख रखा है वैसे ही आपको लिखना है। चलो शुरू करते हैं। उत्तर है इसका, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 5 मई 1789 ईस्वी में हुई, जो आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। जो आधुनिक युग की क्या थी? एक महत्वपूर्ण घटना। आधुनिक का युग का मतलब हुआ जो आज के टाइम में जो हमारा टाइम चल रहा है उसको बोलते हैं आधुनिक आधुनिक युग। इसकी क्या थी? एक महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यहाँ से हम पॉइंट बनाए हुए हैं, देखो। पहला पॉइंट है हमारा राजनीतिक कारण, दूसरा पॉइंट है पहला पॉइंट है हमारा राजनीतिक कारण, दूसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा क्या है? तत्कालीन कारण। राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण का मतलब हुआ जो उनकी राजनीति थी, राजतंत्र था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स कितनी है उसके बारे में हम जाने। कारण का मतलब होता है कि भी कोई भी घटना हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कोई भी घटना हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इसी तरह राजनीतिक कारण का क्या मतलब हुआ? पहला पॉइंट, राजनीतिक कारण कारण के अंदर हम पहला पॉइंट लेंगे, क्या है? निरंकुश राजतंत्र। पहले जान लेते हैं निरंकुश का मतलब क्या है। निरंकुश का मतलब ये होता है जब कोई राजा अपनी मनमानी से राज चला रहा हो। तो जब कोई राजा अपनी मनमानी से राज चला हो, या चाहे राजा हो या सरकार हो या ऐसा कोई शासन जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है, वो मन मर्जी काम किए जा रहा है, तो वो क्या है? निरंकुश राजतंत्र। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? फ्रांस में राजा की शक्ति निरंकुश थी। यही बात मैंने बताई। ऐसा शासन या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन करने वाला निरंकुश हो, है, जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना लगा हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। वही बात हमने यहाँ लिखी है, फ्रांस में राजा की शक्ति निरंकुश थी। वो अपनी इच्छा अनुसार काम करता था, वो अपनी इच्छा अनुसार काम करता था। राजा के अन्यायों से आम जनता परेशान हो चुकी थी। राजा के अन्याय इतने बढ़ गए थे जिससे क्या हो गई थी? जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वहां पर बहुत बुरे हाल हो गए थे। राजा अपने मनमानी से काम करता था, ना ही राज्य के बारे में सोचते ना कुछ सोचते। तो उसको क्या कहते हैं हम? निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। आगे दूसरा पॉइंट, विलासी जीवन। दूसरा पॉइंट क्या है? विलासी जीवन। विलासी का मतलब क्या हो गया? वही हर समय अपने मन में आ रहा है वहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिंदगी ऐश में जी रहे हैं, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? विलासी जीवन। है राजा का एक कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। राजा के क्या होते हैं? कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। हमारी उनकी जो प्रजा है उनको कायदे से रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके अपने राज्य के बारे में सोचना, राज्य की तरक्की के बारे में सोचना, ये राजा के क्या होते हैं? महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। उन कार्यों पे ना ध्यान देकर सिर्फ अपने भोग विलास में लगे रहना, वो क्या कहलाएगा? विलासी जीवन। राज दरबार के विलासी जीवन और फिजूल खर्ची ने जनता में भारी असंतोष पैदा कर दिया। वही वही बात हो गई, जो राज दरबार था उनके, जो उनके मंत्री हो गए, उनके अधिकारी हो गए, वो भी क्या थे? सब सब अपने विलासी जीवन में लगे हुए थे। और फिजूल खर्ची, यही बात बोली। फिजूल खर्ची का मतलब क्या हो गया? अब बेशुमार पैसा उड़ाए जा रहे हैं, राजकोष को खाली किए जा रहे हैं, राजकोष को खाली किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जैसे क्या हो गया? जनता में क्या हो गया? भारी असंतोष हो गया। असंतोष में जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उनकी से बिल्कुल तंग आ गई थी। तीसरा पॉइंट, इसी में तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था अव्यवस्था। प्रशासनिक अव्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कोई चीज ढंग से हो। अव्यवस्था का मतलब क्या हो? बिल्कुल तितर बितर पड़ी हुई है। तो क्या कहेंगे? प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस की शासन व्यवस्था अव्यवस्थित थी। सरकारी पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता ना होकर निजी संबंध होते थे। कहने का मतलब है भाई, वंशानुगत चीजें चल रही थी वहां पर। कैसे चल रही थी? वंशानुगत चीजें चल रही थी। जैसे भाई अधिकारी है, कोई अधिकारी बना हुआ है, अधिकारी से गद्दी से वो अपनी गद्दी से उतरता है तो उसका बेटा बैठ जाता है जाके। हाँ,
वो अपनी गद्दी से उतरता है, उसका बेटा बैठ जाता है। मंत्री अपनी गद्दी से उतरता है, उसका बेटा बैठ जाता है। तो यहाँ पर योग्यता के अनुसार भर्ती नहीं हो रही है, यहाँ पर योग्यता के अनुसार भर्ती नहीं हो रही है। कहने का मतलब है परिवार के हिसाब से भर्ती हो रही है। किसके हिसाब से? परिवार के हिसाब से। भाई इस परिवार से आ रहा है तो भर्ती हो गया। इस तरीके से भर्ती होती थी, ना कि उसकी योग्यता के अनुसार। समझ में बात? दूसरे पॉइंट में आता है सामाजिक जीवन। दूसरा पॉइंट में क्या है? सामाजिक जीवन। हाँ, सामाजिक कारण। सामाजिक जीवन खराब होगा तभी तो सामाजिक कारण बना हमारा। तो सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में क्या है? फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट पादरी। पहला जो वर्ग था वो क्या था? पादरी। दूसरा जो वर्ग था, द्वितीय एस्टेट, कुलीन वर्ग। दूसरा वर्ग था जो, वो था कुलीन वर्ग। हाँ, अब पहले जान लेते हैं पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग मतलब क्या हुआ। पादरी वर्ग वो वर्ग हो गया जिसमें उच्च पुजारी आ गए, हाँ, उच्च धर्म अधिकारी आ गए, हाँ, और कहने का मतलब है जो फादर्स होते हैं चर्च के, हाँ, उनको पादरी बोलते हैं। फादर्स जो चर्च के फादर होते हैं जैसे मंदिरों में होते हैं, पुजारी होते हैं, ऐसे करके फादरों में भी उसमें चर्च में भी फादर होते हैं। तो फादर्स हो गए, हाँ। और बड़ा वहां पर क्या बोलते हैं, कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। क्या था? कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा फेमस था। कैथोलिक चर्च एक तरह से ये मान लो कि उसके पास पूरे फ्रांस की शक्तियां उसी के पास होती हुआ करती थी। फ्रांस को वो जैसे चाहते थे वैसे चला सकते थे, इतनी उनके पास पावर थी। इसलिए उन्हें हम किस पे रखते हैं? पहले वर्ग पे। किस पे रखते हैं? पहला वर्ग वही है हमारा। द्वितीय वर्ग एस्टेट का मतलब क्या होगा? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग वो हो गया जिसमें राज अधिकारी हो गए, राजा का परिवार हो गया, राजा हो गया, राजा से जुड़े हुए लोग हो गए। वो किस में आएंगे? कुलीन वर्ग में। किस में आएंगे? कुलीन वर्ग में। ये सुविधा प्राप्त वर्ग थे। ये इनको क्या थे? इन दो जो वर्ग थे इनको सुविधा प्राप्त थी। इन दो वर्गों को सुविधा प्राप्त थी। पादरी वर्ग को तो इतनी सुविधा प्राप्त थी, ये जो हमारे तृतीय वर्ग होता है, जनसाधारण वर्ग है, तृतीय वर्ग जो आम जनता है, उन पर, किसानों पर ताइद नामक कर लगा सकती थी। और 10% 10 ताइद नामक कर लगा सकती थी, और 10% कर ले भी सकती थी। हाँ, टाइड नामक, याद रखना, टाइड नामक कर लगा सकती थी। इतना इनके पास पावर था। और द्वितीय एस्टेट में क्या हो गया? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में इनके पास तो पूरी पावर है ही, राजा का परिवार है, जैसे चाहेगा वैसा चलाएगा। इनको सारी सुविधाएं, इन दोनों वर्ग को क्या थी? सारी सुविधाएं प्राप्त थी। इन दोनों वर्ग को क्या थी? सारी सुविधाएं प्राप्त थी। वे सभी सरकारी करों से मुक्त थे। इनको किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। इनको किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। और राज्य के उच्च पदों पर आसीन थे। ये लोग राज्य के जो उच्च पद थे उन पर बैठे हुए थे। वो मस्त मौज जिंदगी कट रही थी इनकी। हाँ, आसीन थे। तृतीय एस्टेट, जनसाधारण। मैंने बताया था तृतीय वर्ग हमारा क्या है? जनसाधन। जनसाधन का मतलब क्या हो गया? जो वही राजा और राजा का परिवार तो हमने अलग कर दिया, पादरी वर्ग अलग कर दिया। अब क्या बचा? आम जनता बची। अब क्या बचा? आम जनता बची। हाँ, आम जनता क्या है? मध्यम वर्ग हो गया हमारा, कृषि हो गए, मजदूर हो गए। हाँ, ये सब किस में आएंगे? आम जनता में आएंगे। इसे क्या बोलते हैं? जनसाधारण वर्ग। और ये हमारा तृतीय वर्ग है। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी और शिक्षित मध्यम वर्ग शामिल थे। समाज की 90% से अधिक आबादी होने के बावजूद जो जनसाधारण वर्ग था उसकी 90% से ज्यादा आबादी थी। हाँ, जो जनसाधारण वर्ग है उसकी 90% से ज्यादा आबादी है। उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिन्हें पढ़े लिखे लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग, हाँ, शिक्षित लोग हैं। वो पढ़े लिखे का मतलब तो वही हो गया, शिक्षित वर्ग हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। हाँ, लेकिन उनको कोई वैल्यू नहीं है। उनकी क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू सिर्फ इतनी है भाई, कर कर देते रहो। क्या देते रहो? कर देते रहो। कि भाई पादरी वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है वो खूब मस्त जिंदगी ऐश जीती रहे। जब उनको जरूरत लगती तो उनसे जाके कर ले लेते और अपनी जिंदगी चैन से जी रहे थे। बस ये वाला काम चल रहा था। 90% आबादी होने के बाद भी ये लोग दबे हुए थे। से अधिक अधिक आबादी होने के बावजूद सारा कर का बोझ, पूरे राज्य का कर का बोझ इन लोगों को ही ढोना पड़ रहा था। बोझ इन्हीं पर था। ये हमारा हो गया राजनीतिक कारण। ये 3 प्रकार से हमने, राजनीतिक कारण तो हमारे 3 प्रकार से हो ही गए थे। ये सामाजिक कारण हमारा हो गया, यहाँ पर खत्म। हमारा ये सामाजिक कारण यहाँ पर खत्म हो गया। फिर इसके बाद क्या था? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है? आर्थिक परिस्थितियों ने भी इन क्रांति
को बढ़ावा दिया। जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी, आर्थिक परिस्थिति जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा, खाने को नहीं होगी, लोगों के पास रोटी नहीं होगी, तो क्या होगा? आर्थिक परिस्थिति खराब होगी। जब हम एक घर के रूप में देख रहे हैं और यही धीरे-धीरे पूरे गाँव में होगा, फिर पूरे राज्य में होगा, तो सबकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? खराब हो जाएगी। अब चुनिंदा 10% लोग ही तो खुश हैं उसमें, 90% भूखे सो रहे हैं रात भर। हैं? उनको ना खाने को है, ना उनको पहनने को है, ना उनका व्यापार सही से चल रहा है, ना कोई चीज़ सही से हो रही है। तो क्या होगा? आर्थिक स्थिति राज्य की भी खराब होगी इससे। क्या होगी? आर्थिक स्थिति भी इससे राज्य की भी खराब होगी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आर्थिक परिस्थितियों ने भी इन क्रांति को बढ़ावा दिया। एक तरफ एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन के साथ लगातार युद्धों में लिप्त था। फ्रांस ब्रिटेन के साथ, यहाँ पर क्या बोला है? फ्रांस, कॉमा लगा है देखो बीच में, फ्रांस ब्रिटेन के साथ लगातार युद्धों में लिप्त था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रांस ब्रिटेन के साथ कैसे युद्ध में लिप्त था? देखो उस टाइम पे फ्रांस अमेरिका में क्रांति हुई थी। सबसे बड़ी क्रांति कहाँ पर स्टार्ट हुई? अमेरिका में। तो अमेरिका में जब क्रांति हुई थी, तब क्या करा था? फ्रांस ने अपनी सेना भेजी थी अमेरिका। क्या करी थी? सेना भेजी थी अमेरिका। तो वहां पर उस टाइम पे जो ब्रिटेन है उसके उपनिवेश थे। हाँ, उपनिवेश थे उसके कहाँ पे थे? ब्रिटेन ने कब्जा, एक तरह से कब्जा कर रखा था अमेरिका पे, और अपने जैसे हमारे भारत पे किया था उसी तरीके से उसने कहाँ पर किया था? अमेरिका पे किया था। तो अमेरिका पे कब्जा करा था, लेकिन अमेरिका में क्रांति बहुत पहले ही हो गई। अमेरिका में क्रांति बहुत पहले ही हो गई। अमेरिका के लोग बाहर उनने क्रांति करना शुरू कर दिया वहां के लोगों ने, और उसको उनकी मदद करने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना भेजी थी। जो अमेरिका के लोग थे उनकी उनकी मदद करने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना भेजी थी। ऐसे करके फ्रांस ब्रिटेन से युद्ध में लग गया था। फ्रांस का युद्ध ब्रिटेन से होने लगा था। अब ये युद्ध कई पीढ़ियों से कई सालों से चल रहा था। ये युद्ध लुई 15 ने भी लड़ा। हाँ, लुई 15 ने भी लड़ा, लुई 16 ने भी। अभी जैसे क्रांति की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हमारे लुई 16 हैं। हाँ, इससे पहले जो लुई 15 थे वो भी इस युद्ध में जुड़े हुए थे। पूरी तरह से बोला जाए स्टार्टिंग उनने उनने भी सारे युद्ध लड़े। हाँ, तो इससे क्या हुआ? उन्हें राज्य पे उन लोगों ने क्या किया? इन्हें युद्धों पे तो ध्यान दिया, लेकिन राज्य की क्या स्थिति होती जा रही है इस चीज पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। युद्ध पे तो लगे हुए हैं कि युद्ध लड़ने में सिर्फ एक चीज थोड़ी ना लगती है भाई, पैसा भी लगता है। हाँ, लोगों का सपोर्ट भी लगता है, और लोगों को अपनी जनता की इनका भी ध्यान रखना होता है। हाँ, उनने कुछ किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? बस युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है। तो वो वाली गलती यहाँ पर की गई है। क्या यहाँ पर इन क्रांति को बढ़ावा दिया? एक तरफ फ्रांस ब्रिटेन के साथ लगातार युद्धों में लिप्त था। लगातार युद्ध चल रहे थे फ्रांस के ब्रिटेन के साथ। तो वही फ्रांस के राजा के विलासीपूर्ण, अब एक तरफ तो तुम इनने क्या करा? युद्ध के लिए सेना भेज दी, और तो दूसरी तरफ खुद भाई मस्त पड़े हुए मौज मार रहे हैं। जीवन ने भी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। जो विलासितापूर्ण जीवन था उसने भी क्या करा? अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। और 1780 के दशक, यहाँ पर दशक में थोड़ा मिट गया है। 1780 के दशक के दशक 1780 के दशक के उत्तरार्ध का मतलब बीच में, दशक के उत्तरार्ध में फसलें बर्बाद होने से खाने पीने की चीजों की कीमतें, यहाँ पर भी गलत है, कीमतें आसमान छूने लगी। कीमतें मुद्दे आसमान छूने लगी। जो 1780 में क्या हुआ? वहां पर अकाल सा पड़ गया। क्या हुआ? अकाल सा पड़ गया। फसलें बहुत कम हुई, जिससे क्या हुआ? वहां पर फसलें बर्बाद हो गई। होने से खाने पीने में क्या हुआ? जब वही बात होता, किसी राज्य में हमने फसलें करी, किसी राज्य में किसानों ने फसलें करी, पूरी फसल खराब हो जाए तो क्या होगा? उस टाइम के लिए उस राज्य में खाने को नहीं होगा ना। उस टाइम के लिए लोगों के पास खाने को नहीं होगा। एक वही सहारा था उनका, वो भी क्या हुआ? खत्म हो गया। वो भी क्या हुआ? खत्म हो गया। तो फिर क्या होगा? लोगों को खाने पीने में परेशानी होने लगी। और जब कोई चीज कम हो जाती है, जैसे फसल कम हुई है, तो क्या करा जाएगा? उसका दाम बढ़ा दिया जाएगा। क्या करा दिया जाएगा? दाम बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जिनके पास पैसा है सिर्फ वही उतना ही खरीद पाए, ज्यादा खरीद ही ना पाए।
और भैया दाम कम कर दिया जाएगा तो लोग ज्यादा खरीद लेंगे और चीजें सबको मिल नहीं पाएंगी, इसलिए क्या करते हैं, दाम बढ़ा देते हैं चीजों का। वो भी यहाँ पे भी यही हुआ। क्या हुआ, फसल कम हुई तो दाम बढ़ गए, फसल कम हुई तो दाम बढ़ गए, कीमतें आसमान छूने लगी, है लगी, जिससे जीविका संकट पैदा हो गया। जीविका संकट का मतलब क्या हो, जो जीवन जो उनका चल रहा था, जो बहुत वैसे भी रगड़ रगड़ के चल रहा था, और ज्यादा ही बिल्कुल बेकार हो गया, और ज्यादा ही बेकार हो गया। इसने क्या किया, आर्थिक इन कारण को पैदा कर लिया। क्या कर लिया, आर्थिक कारण को पैदा कर लिया, और लोगों में एक भाव पैदा कर दिया कि हमें क्रांति करनी है, हमें क्रांति करनी है। अब क्या है, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण का मतलब क्या होता है, जो तुरंत में हुआ हो, जो तुरंत में हुआ हो। क्रांति तो ये जो चल रहा है ना, ये आके 1789 है, 1789 में जाके हो पाई है कहीं। ये कई एक दो पीढ़ी से एक दो पीढ़ी पीछे से चल रहा है। ये जो वहां पर घटनाएं हो रही थी, ये एक दो पीढ़ी से पीछे से चल रही थी। कम से कम 100 साल की कहानी है ये, पूरी स्टोरी 100 साल के अंदर में 100 साल बाद कहीं जाके मान लो कि कहीं जाके क्रांति हो पाई है। हाँ, तो तत्कालिक कारण का मतलब होता है तुरंत ऐसी क्या चीज हुई जो 100 साल में नहीं हो पाई, एकदम हो गई। 100 साल में नहीं हो पाई, वो एकदम तुरंत हो गई। तत्कालीन कारण का मतलब ये है। हाँ? तो 5 मई 1789 को लुई 16, मैंने बताया था लुई 15 युद्ध लड़ते हैं, लुई 16 उनका बेटा था। ये जो अभी जिसकी बात चल रही है उसकी किसकी बात चल रही है, लुई 16 की बात चल रही है। लुई 16 ने नए कर लगाने के लिए एस्टेंस जर्नल की बैठक बुलाई। लियो, एक और कर लगाना था इनको, बुलाने के लिए बैठक बुलाई। तृतीय एस्टेंट के प्रतिनिधियों, जो उनके जो तृतीय वर्ग था हमारा, ये जनसाधारण वर्ग, जो उनके प्रतिनिधि थे, उनको उन जब एस्टेंट के प्रतिनिधियों, जो तृतीय वर्ग था हमारा, उसके जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक वोटिंग, उन्हें क्या कहा था, लोकतांत्रिक वोटिंग करानी, हमें क्या करानी, लोकतांत्रिक वोटिंग करानी। लोकतांत्रिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, अभी हम इतना ही चलते हैं। लोकतांत्रिक वोटिंग प्रणाली की मांग की, उन्हें क्या करा, लोकतांत्रिक वोटिंग की प्रणाली की मांग की। थोड़ा बहुत जान लेते हैं लोकतांत्रिक का। हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत। कौन सा है, भारत। भारत में पता है ना वोटिंग कैसे होती है। हाँ, उसी तरीके से वोटिंग उनको करनी थी। हाँ, एक संविधान चाहिए था, बिल्कुल बराबर सब लोगों का सपोर्ट होना चाहिए था, उस तरीके से वोटिंग होनी चाहिए थी कि जनता चुन के कोई कोई भी नियम निकाला जा रहा है तो जनता से पूछा जाए उस नियम के बारे में। हाँ? उस तरीके से उन्हें वोटिंग करानी थी। तृतीय वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, तृतीय वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, उनके कहने का मतलब तृतीय वर्ग के जो लीडर थे, उनने जाके ये बात रखी थी। लेकिन ये बात को राजा ने क्या करा, मांग की थी, जिससे राजा ने ठुकराया, जिसे राजा ने क्या करा, ठुकरा दिया, मना कर दिया। राजा ने कह दिया हम लोकतांत्रिक वोटिंग नहीं कराएंगे। उन्हें कह दिया हम लोकतांत्रिक वोटिंग नहीं कराएंगे। इसके विरोध में तृतीय एस्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब जो तृतीय वर्ग था वो क्या हुआ भाई, 90% तो वैसे भी आधा आबादी हो रखी है। हाँ, 90% आबादी है, उन्हें क्या कहा, हमने अपने आप को खुद नेशनल क्या कर रहे हैं, असेंबली घोषित कर रहे हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर रहे हैं। वो नाराज हो गए, उन्होंने कह दिया असेंबली घोषित कर रहे हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर रहे हैं अपने आप को। समझ में बात। हाँ, ये थी यहाँ पर क्रांति की नींव। यहाँ पर क्या थी, क्रांति की नींव। यहां से हो गई क्रांति शुरू। क्रांति जान लेते हैं पहले, थोड़ा सा बड़ा हो जाना है, क्रांति क्या है। क्रांति एक वो चीज है, जैसे कोई चीज हम परिवर्तन करना चाहते हैं। क्रांति क्या है, किसी चीज को हम परिवर्तित करना चाहते हैं। जैसे कोई नियम चला आ रहा है, स्कूल में जैसे कोई नियम चला आ रहा था, बराबर बड़ा परेशान कर रहा था वो नियम, तो बच्चों ने क्या किया, उस नियम को थोड़ा बदल दिया। कभी कभार स्टाफ भी बदल देता है, उस नियम को क्या कर दिया, एकदम से बदल दिया, उस नियम पे चलना बंद कर दिया। तो क्या कर दी, क्रांति कर दी। क्या कर दी, क्रांति कर दी। किसी नियम को हम बदलते हैं, वो क्या होती है, क्रांति होती है। कोई ऐसा नियम जो नहीं बदला जा रहा है, कई सालों से बराबर चलता आ रहा है, उसको हम बदल रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, राजतंत्र चल रहा आ रहा है, उसको क्या कर रहे हैं लोग, लोकतंत्र में बदलना चाह रहे हैं। जो राजतंत्र है, राजा का शासन चल रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, मंत्रियों का शासन बनाना चाह रहे हैं। राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलना चाह रहे हैं। जनता अपने आप स्वयं वोटिंग करके अपना शासक बिठा सकती है, इस तरीके से बदलना चाह रहे हैं उसको। कई सालों पुरानी जो चीजें होती आ रही, राजतंत्र बहुत पुराना है, उसको क्या कर रहे हैं, एकदम से बदलना चाह रहे हैं। ये क्या है, क्रांति। ये क्या है, क्रांति। क्रांति समझ के क्या है, ऐसी कारण हमें लिखने। राजनीतिक के समझ में आया भाई, निरंकुश राजतंत्र होगा तो भी जनता परेशान होगी। निरंकुश राजतंत्र में क्या है, राजा अपनी मर्जी से जो चाह रहा है वो करे जा रहा है, जो चाह रहा है
वो करे जा रहा है। वो क्या हो गया? निरंकुश शासन। निरंकुश राजतंत्र का की परिभाषा क्या होती है? कोई ऐसा शासन या ऐसा सरकार, कोई ऐसा शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, वो निरंकुश राजतंत्र कहलाता है या निरंकुश शासन व्यवस्था कहलाती है। बात समझ में आई? हाँ, उसमें क्या है, राजा की शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, राजा अपनी मनमानी काम करता है, राजा जनता की बातें नहीं सुनता है। विलासी जीवन, भैया जो भी राजा होगा, सीधी सी बात है, कोई राजा या किसी भी पद पे कोई व्यक्ति बैठा, उसके कुछ ना कुछ काम होते हैं, उसकी कुछ ना कुछ चीजें जरूरी हैं, उसको करनी है। नहीं करेगा तो प्रॉब्लम में आने हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो दिक्कत में आएंगे। और भाई जो वो व्यक्ति वो काम करेगा ही नहीं तो क्या होगा? सबको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वही यहाँ पर हो रहा है। विलासी जीवन, राजा क्या है? भोग विलास में विलीन है। भाई जो मर्जी आ रहा है, पैसा उड़ा रहा है, खूब खा रहा है, पी रहा है, मस्त सो रहा है खर्राटे मार के, तो क्या होगा? राजा तो बर्बाद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही वाला काम यहाँ पर हो रहा है। राज दरबार के विलासी जीवन और फिजूल खर्ची से जनता में भारी असंतोष पैदा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? है। प्रशासनिक अव्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था में देखो, तुम्हारी पुलिस फोर्स है, तुम्हारे अधिकारी हैं, ये कोई सही से काम ना करने लगे तो क्या हुआ? हमने बिठाया चौराहे पे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को, हमने बिठाया, भाई तुम्हारा क्या है, ट्रैफिक सही से चलाना है, और वो मस्त चाय पकौड़े खा रहा है बैठ के, उसने नहीं देखना बंद कर दिया। प्रशासनिक व्यवस्था खराब होगी कि नहीं होगी? है। फिर क्या हो जाएगा? जाम लग जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। तो वही चीज सेम सेम यहाँ पर हो रही है। फ्रांस की शासन व्यवस्था अव्यवस्थित थी। सरकार पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता ना हो। जहां पर योग्यता ना होगी वहां पर क्या होगा? ये ऐसा ही होगा, जिसको जो चीज आती नहीं है उसको वो चीज पकड़ा दोगे तो क्या होगा? वो कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हें कहें कि तुम्हें लिखना आता नहीं सही से, हम तुम्हें पेन पकड़ा गया था, जाओ बेटा बोर्ड के पेपर दे आओ, तो क्या होगा? चीजें खराब होंगी। क्या लिखोगे वहां पे? नहीं, हम तो गाटर गिनेंगे। ये वाला हाल होगा फिर। चलो, योग्यता ना होकर निजी संबंध होते हैं। निजी संबंध होते हैं। निजी संबंध का मतलब हो गया भाई, उनके रिश्तेदारों को रख लिया, उनके जान पहचान वालों को गद्दी पे बिठा दिया। जो जिनकी योग्यता है भैया, जो पेपर पास करके आओ, बायना बिठाएंगे हम। हाँ, वो वाला हाल है। सामाजिक कारण में भाई तीन वर्ग है, सीधे सीधे याद कर लो, तीन वर्ग है। पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग कौन हो गया? चर्च का पादरी, चर्च का पादरी, या कह दो चर्च का पुजारी। समझ में आया? मैं वैसे बता रहा हूं, तुम मत लिख देना। हाँ, पर चर्च का पुजारी बोल सकते हैं। कुलीन वर्ग क्या हो गया भैया? जो राजा है, जो उसके परिवार से है, जो उसके सगे संबंधी हो गए, या जो अधिकारी पद पर हैं, उच्च अधिकारी पद पर हैं, वो हमारे क्या इसमें आएंगे? कुलीन वर्ग में आएंगे। और कौन सा बचा? जनसाधन। जो बचे कुचे रह गए, कृषि है, कृषि रह गए, शिक्षित रह गए, मध्यम वर्ग हो गया है, मजदूर हो गए, ये सब काय में आएंगे? अब ये सब व्यापारी हो गए, ये सब काय में आएंगे? काय में आएंगे? जनसाधारण वर्ग में आएंगे। इनको क्या बोलते हैं? प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। हाँ, वही बात यहाँ पर लिखी है। और जो ये तृतीय वर्ग है ना, जनसाधारण, इसकी जो परसेंटेज है वो 90% से मैं एक तरह से बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा के हैं वो। 90% ज्यादा आबादी है, लेकिन चलती उनकी नहीं है, वो 10% वालों की चलती है बस। हाँ। और तृतीय क्या कारण क्या है हमारा? तीसरा कारण क्या है? आर्थिक कारण। तीसरा क्या है? आर्थिक कारण। भाई देखो, किसी को हम खाने को नहीं देंगे, किसी को काम करने को नहीं देंगे, और कोई काम करके आ रहा है, पता चल रहा है 10 रुपए वो कमा के आ रहा है और हम उससे 7 रुपए पहले ले ले रहे हैं टैक्स के रूप में, तो उसकी तो जिंदगी खराब होगी, उसकी खराब होगी, उसके साथ साथ उसके राज्य की भी खराब होगी। होगी कि नहीं होगी? अब देखो, हम एक घर की बात करते हैं। एक घर में 4 लोग कमाने वाले। हाँ, सब लोग कमा के लेके आए 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कमा के ले गए, उसमें से सरकार को उसने जाके 1,800 रुपए दे दिए। बचे कितने? 200 रुपए। तो जिन लोगों के 2,000 रुपए का खर्चा था पूरे घर का, उसमें वो 200 रुपए में कैसे चलाएंगे? अब ये एक घर की हो गई, ये सब घरों में ऐसा होने लगे। आज तो सरकार ने 2,000 में से लिया है, फिर आगे चल के उनसे पास 200 ही रह जाएंगे, फिर वो 200 में से भी ले जाएगी, फिर आगे जाके सरकार किस में से ले पाएगी? आज तो 200 में से, फिर आज 2,000 में से, कल 200 में से, क्योंकि उतने से ज्यादा कमाने की हिम्मत बचेगी नहीं उनमें। यही वाली चीजें क्या कहती हैं? आर्थिक स्थिति खराब करती है,
लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, जिससे धीरे धीरे करके राजा को, शासन व्यवस्था को नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, जो हमारे राज्य होते हैं ना, जो हमारा देश होता है उसकी भी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है। हाँ, वही यहाँ पर हुआ है। हाँ, राज्य क्या हुआ, खराब हुआ। उसमें एक चीज और हो गई, उसमें एक चीज क्या हो गई, उसमें फसलें और खराब हुई। उसमें क्या हो गया, फसलें और खराब हुई। तुमने क्या करा, पहले तो 2000 में से 1800 रुपए का टैक्स ले लिया, अब जो 200 रुपए बचे उसमें भी फसल खराब हो गई, तो उन्हें फसलों के भी दाम बढ़ा दिए। क्या करे, फसलों के भी दाम बढ़ा दिए। अब फसलों के दाम बढ़ा दिए, चीज फसलों के दाम बढ़ा दिए, अब लोग खाएंगे क्या, क्या खाएंगे। हाँ, वही वाली चीजें यहाँ पर आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। और तृतीय कारण कारण क्या था, तत्कालिक कारण। तत्कालीन कारण, ये एक बैठक बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई उसमें नया कर लगाने के लिए। तो उन्हें क्या करा, जनसाधारण वर्ग की भी भैया प्रतिनिधि थे, जो जनसाधारण वर्ग था हमारा, उसके भी लीडर थे, वो भी गए हुए थे। तो उन जनसाधारण वर्ग के लीडर गए हुए थे, उनने क्या करा, वोटिंग होगी, कोई भी नियम लागू करने से पहले वोटिंग होती थी। क्या होता था, वोटिंग होती थी। तो उन्होंने कहा ये वोटिंग लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। लेकिन राजा ने क्या करा, ठुकरा दिया इस प्रस्ताव को। क्या करा, राजा ने ठुकरा दी, राजा ने मना कर दिया, भाई हम नहीं करवाएंगे वोटिंग। राजा करवाएगा तो पोल नहीं खुल जाएगी। हाँ, ऐसे वोटिंग होती तो पोल खुल जाती कि भैया राजा क्या क्या गलतियां कर रहा है, ये राजा को फिर जनता की सुननी पड़ती, यही तो होता। तो फिर क्या हुआ, राजा ने मना कर दिया। तो जो हमारा तृतीय वर्ग था उसने क्या कर दिया, हम भी अपने आप को भाई तुमसे अलग करते, हम भी अपने आप को तुमसे अलग करते, हम अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करेंगे। क्या करेंगे, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करेंगे। वही काम यहाँ पर हुआ था और इसी दिन से क्रांति शुरू हो गई थी। समझ में आया चैप्टर है। एक बार गौर से इसको फिर से देख लो और इसको जैसा है वैसा ही नोट कर लेना, जैसा है वैसा ही नोट कर लेना बिल्कुल। और थोड़ा कम ज्यादा दिख रहा हो तो थोड़ी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन जूम हो जाती है यूट्यूब की, उसको यूट्यूब की स्क्रीन को जूम कर लेना। हाँ, इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे।